DD kits and equipments मैंने आपके साथ डिस्कस करा, एंड बेटर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग बेटर करते हैं तो वो सपोर्ट करता है हमारी मेन इन्वेस्टिगेशन को इन कोर्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन आपके टाइम के लिए. एनी क्वेश्चंस? सफिशिएंट रीजनिंग के साथ आप प्लीज़ उसको फॉरवर्ड करिए, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते उससे बेहतर ये है कि आप सफिशिएंट रीजनिंग के साथ उसको फॉरवर्ड करिए. अगर कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी वो रिपोर्ट डिले हो गई, आप उसको मेंशन करते हुए रिपोर्ट को फॉरवर्ड करें. इट इज़ वेल एक्सेप्टेड. थैंक यू. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. सर बेल नहीं ग्रांट कर सकता एज ए नहीं नहीं कॉग्निजेबल नहीं ऑफेंस, नहीं नहीं तो नहीं नहीं कोई भी सर फेवरेबल जजमेंट हो एपेलेट कोर्ट का? नहीं नहीं. सेक्शन 37 में बेल के ऊपर जो बार है उसकी कंडीशन लेड आउट है. एज सच एनडीपीएस एक्ट में नॉन बेलेबल है, बट विद रिस्पेक्ट टू ओनली सेक्शन 37. तो वो जो कंडीशंस वहाँ लेड आउट है दैट इज़ ओनली विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल क्वांटिटी केसेस एंड नॉट ऑल दी अदर्स. बट एक इन जनरल जो व्यू है एनडीपीएस एक्ट में वो ये था कि सब कुछ बेलेबल है एज फार एज स्मॉल क्वांटिटी इज़ कंसर्न. बट हायर कोर्ट्स ने ये बोला है कि एज फार एज इवन द स्मॉल क्वांटिटीज आर कंसर्न तो उसमें भी नॉन बेलेबल ही माना जाए उसको. मैं आपको देता हूँ उमर. गुड आफ्टरनून सर. जी. सर सर मेरा क्वेश्चन है सर. दो क्वेश्चन हैं सर, कंफ्यूजन है जिनके आप ऊपर प्लीज़ ये लाइट ऑन कर दीजिएगा एम्फी थिएटर की. प्लीज़. सर सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर एनडीपीएस के रिगार्डिंग. जब हम कहीं भी किसी भी एक्यूज को हमें पोजेसन है उसे कोई हेलो. कंट्राबैंड मिलता है सर, जी. उसको अरेस्ट करते हैं सर. जी. अरेस्ट के बाद फर्दर उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मेरे पास आती है. जैसे मेरे पास सर हाफ क्वांटिटी है, मैंने उसे 1 किलो चरस या कौन सी स्टेटमेंट आती है आपके पास? सर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अंडर जी. सेक्शन 27 है जी. एविडेंस एक्ट के तहत सर. जी. 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 मैं उसको गिरफ्तार कर लेता हूँ सर पहले, उसके बाद वो स्टेटमेंट देता है. सर. तो वो कहता है कि मेरे पास मौके पे जो रिकवरी हुई है तो उसका तो मैंने सीजर बना लिया सर. जी. तो वो चांस रिकवरी थी, मैंने उसको सील करके कोर्ट में पेश कर दिया जी. सर. जी. उसके बाद मैं जब उसको इंटेरोगेशन करता हूँ जी. तो मेरे पास सामने आती है कि इसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, जिसमें वो कहता है कि मेरी जो क्वांटिटी है मेरी आधी क्वांटिटी थी, जी. बाकी जो है वो मेरी अपने नेटिव विलेज जो मेरी जुडिक्शन से बाहर है, जी. अदर है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, जी. मेरे गांव में ये वन जी. हरियाणा में है या जी. दिल्ली में या जी. पंजाब में है, जी. वहाँ पे मेरी क्वांटिटी वो पड़ी हुई है. तो जी. मैं उसको वहाँ रिकवर करा सकता हूँ. जी. तो मैं कोर्ट से सर रिमांड लेता हूँ उसका. जी. तो रिमांड लेने के बाद सर यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है सर, मैं उसको अक्यूज़ को लेके वहाँ पे जाता हूँ सर गाँव में. जी. तो गाँव में उसके घर से वहाँ से रिकवरी होती है. जी. तो उस रिकवरी को सर मैं वहाँ सील करूँ मौके पे, सील करके उस कंसर्न जुडिक्शन का जो मजिस्ट्रेट है सर, वहाँ इलाका मजिस्ट्रेट को पेश करूँ, उसके सामने सीन एंड उसको सर्टिफाइड कराऊँ सर, जी बिल्कुल. या मैं उसको लेके सर अपने यहाँ अपनी जुडिक्शन में आऊँ सर, जी सर वहीं पे ना अपनी या मेरे मैं को नई आपके लिए दोबारा से डीएलएस आपको. या नई एफआईआर मेरे को रजिस्टर करानी पड़ेगी अपनी कंप्लेंट पे सर? नई एफआईआर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. उसी में कंटिन्यूअस जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू आपकी कर रही है और आपको वापस अपने जुरिडिक्शन में लेके आना है. वहाँ मजिस्ट्रेट को पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने रिकवरी कर ली, रिकवरी करके लेके आइए. सर्टिफिकेशन के लिए आप अपने मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हैं. वहाँ ज़रूरत नहीं है कुछ भी कराने की. Sir, जो पहली recovery थी that was chance recovery. हाँ जी. Now he has a prior information that बिल्कुल narcotic is there. बिल्कुल. So इस बार chance recovery नहीं होगी, इस बार जो recovery होगी
उसके साथ इनको जियो को लेके नहीं जाना पड़ेगा अपने साथ? इसको क्योंकि लेके- इनको एक गस्टेड ऑफिसर को साथ लेके आना पड़ेगा वहां पे सर्च करने के लिए कि नहीं जी? नहीं, गजेटेड ऑफिसर का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं, करना सर है। फिर भी वो नहीं, कह रहे ये- हैं कि मैं वहां जाके ये रिकवरी सर, करूं, वो यही रिकवरी चीज़ है कैसे सर। करेंगे? मेरा नहीं, वो सेकंड सेकंड क्वेश्चन यही है सर। हम्म। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई अंडर सेक्शन 27 एविडेंट, वहाँ पे वो कंट्राबैंड है सर, मैं बता रहा हूँ दोनों तो चीजों यहाँ का से जवाब दे जाएगा रहा या हूँ वहाँ से मैं जियो मैं लूंगा समझ सर? गया, आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल आपका इस चीज को लेके है कि क्या मैं उस कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करूं या अपना जो जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट था जहां आपने फर्स्ट केस की रिकवरी की थी वहां पेश करूं। यस सर। और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या गजेटेड अफसर को लेके जाना है या नहीं जाना है। पहले सवाल का जवाब ये है कि आपको अपने मजिस्ट्रेट के सामने लाके उसको पेश करना है, उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना है जहां उसकी रिकवरी हुई है। और दूसरी चीज का सवाल ये कि चांस रिकवरी नहीं है। अब जो रिकवरी है आपको पहले से पता है, उसने बता रखा है 27 के अंतर्गत, जो अपने आप में एक्सेप्टेबल है। देखिए सेक्शन 24 और 25 ये बार करता है कि जहां किसी का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को जो है कोर्ट में जो है अपने आप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई रिकवरी होती है तो वो पार्ट एक्सेप्टेबल है अपने आप में। तो जो वो पार्ट एक्सेप्टेबल है, जो आप रिकवरी कर रहे हो वो रिकवरी एक्सेप्टेबल है, लेकिन गजेटेड अफसर को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन है उस चीज को लेके। यही राइट सर, प्लीज, थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, please. Thank you, Kapil ji. Now I invite Shri Japan Babu, Deputy Legal Advisor, NCB, will give us overview, scope, and applicability and the constitutional validity of the preventive detention. Sir, also tell us about the practical aspects and the procedure of booking cases under the PIT NDPS Act 1988 and the case study regarding that. In the year 2012, Sir was selected as a Deputy Legal Advisor by UPSC and working as a Deputy Legal Advisor to the Government of India. Now I invite you, sir. Please carry on with the session. Good afternoon to all of you. मैं कोशिश करूंगा इस माइक से बोलूं, थोड़ी मेरी आदत है इधर उधर हिलते डुलते हुए जो है वो करने की। देखिए पहले इसमें पिट एनडीपीएस एक्ट के बारे में डिटेल में आपको बताने से पहले दो सवाल जो मेरे दिमाग में अभी भी हैं, शायद फर्स्ट सेशन में जो कपिल जी का था उसमें आप लोगों ने पूछे थे तो उनका जवाब पहले मैं देना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये थी, ये जो विजय सिंह चंदूबा का एक केस था जो है जिसके बारे में हम लोग कह रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, 5 जजेस बेंच का केस है और कुछ जजमेंट उसके बाद में आए थे विजय सिंह चंदूबा के बाद में, जिसमें सेक्शन 50 की बात कर रहे थे कि मैंडेटरी है वो ले जाना या डिस्क्रिशन है कोई सामने गजेटेड अफसर के सामने ले जाने के लिए। तो पहले मैं उस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा आपको। देखिए जो नॉर्मली हम लोग होते हैं, कई बार होता क्या है कि करेक्ट फैक्ट या तो कोर्ट के सामने हम लोग लेके नहीं आते हैं या कई बार करेक्ट फैक्ट लेके आते हैं तो साथ साथ में जो जजमेंट्स होती हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हैं या हाई कोर्ट की जजमेंट है वो करेक्टली जो है नॉर्मली होता क्या है, हाई कोर्ट के सामने हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं या जो हमारे एएसजी वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं रखते हैं। इसी बार कई बार होता क्या है कि जो जजमेंट्स होते हैं वो हमारे अगेंस्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में होता क्या है कि जो स्टेयर डिसीजेस का एक बड़ा फेमस सा सिद्धांत है, अगर कोई एलएलबी के बैकग्राउंड का यहाँ पे कोई होगा जो है जिसने एलएलबी कर रखी होगी तो जानता होगा उस चीज़ को लेके, निर्णीता अनुसरण का सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं कि जो बड़ी बेंच का जजमेंट है वो छोटी बेंच के सामने जो है अपने आप में बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा कि अगर 5 जजेस बेंच का कोई जजमेंट है और नीचे की किसी 3 जजेस का बेंच का जजमेंट है तो जो 5 जजेस की बेंच का जजमेंट होगा वो अपने आप में मान्य होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो विजय सिंह चंदूबा का जो जजमेंट था वो 5 जजेस बेंच का जजमेंट था, वो करेक्टली हमें हाई कोर्ट के सामने रखा हुआ कि ये 5 जजेस बेंच का जजमेंट था। बाकी जो जजमेंट है वो 3 जजेस बेंच के जजमेंट है जो कि बाइंडिंग नहीं है, जिनको अपने आप में पर इंक्यूरियम कहते हैं कि जो है अपने आप में जो बड़ी बेंच का जजमेंट होगा वो मान्य होगा। थैंक यू। देखिए उसी चीज का जवाब आपको दे रहा हूँ, वो डिस्कशन अभी भी आपके सामने है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो आया था जो कपिल जी बता रहे थे उसमें उन्हीं उस चीज को ही डिस्टिंग्विश किया हुआ है
कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 जजेस बेंच का है, जो बाइंडिंग करता है कि आपको ले जाना पड़ेगा जो है गजेटेड अफसर के सामने, वो जरूरी नहीं है अपने आप में, क्योंकि विजय सिंह चंदूबा का जजमेंट अपने आप में डिसीजन देता है, लेकिन प्रॉपरली हमें हाई कोर्ट के सामने आर्गू करवाना पड़ेगा, विजय सिंह चंदूबा का जजमेंट रखना पड़ेगा। नहीं तो किसी ने केवल वो जजमेंट रख के अगर आर्गू कर दिया तो जज के समझ में आ जाएगा कि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहता है, बाकी चीजों का करेक्ट फैक्ट सामने नहीं आएगा तो जजमेंट आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, कोर्ट बेल दे देगी या आपके खिलाफ जजमेंट दे देगी उस चीज को लेके। तो ये हमें थोड़ी सी प्रॉपर जो है बैकग्राउंड, क्योंकि हमारा काम नहीं है, बीइंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इस चीज का काम नहीं है कि आप जजमेंट को कलेक्ट करो या नॉलेज में रखो, लेकिन फिर भी कि जब आपका एडवोकेट आर्गू कर रहा है, जब ब्रीफिंग के लिए आप जा रहे हो, तो अगर आपको पता है तो उसको बता सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, जिसको भी आर्गू करना है उसके सामने। देखिए, अब मैं आपके सामने जो प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 है। कितने लोगों ने, आप यहाँ पे जो मौजूद हैं उनमें से कितने लोगों ने इस एक्ट का कभी नाम सुना है? जी सर। पिट एंड जी सर। तो पिट एंड डीपीएस एक्ट का अगर आपने वो सुना हुआ है, 1988 में जो है एक पहली बार जो है 1985 में अपना एनडीपीएस एक्ट आया था, और 1988 में जो है अपना प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट आया था। ये 4 जुलाई 1988 को ये फर्स्ट टाइम जो है एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 4 जुलाई 1988 को जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, पहले वो बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसके बाद में फिर तो उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो प्यूनिटिव डिटेंशन है और प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और आर्टिकल 22 है उसके क्लॉजेज हैं 4, 5, 6 एंड 7 वो क्या कहते हैं, और कुछ केस ला हैं इस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद में फिर मैं आऊँगा जो है पिट एंड डीपीएस एक्ट के बारे में कि एक्ट क्या है, क्या कहता है, कैसे हम लोगों को पिट एंड डीपीएस में जो है प्रपोजल्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या जजमेंट्स हैं जो कि हमारे जो है अगेंस्ट में गए हैं, जिस चीज़ों को आगे हमें ध्यान में रखना चाहिए जो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए पर्सन विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस और ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। इसमें जो दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेज एंड मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर। जो है आपने 107, 151 के केस जरूर किए होंगे कि वो जो है जो इसके सेकेंड पार्ट है कि मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर में कवर होता है, और बाकी जितनी सारी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, चाहे वो पोटा में हो, चाहे वो टाडा में हो, चाहे हम एनएसए लगाते हैं उसमें हो, वो इसके फर्स्ट पार्ट में कवर होते हैं कि प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेज। देखिए, इस चीज़ पे जो हमारा संविधान है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रीज है, लिस्ट है, आपने थोड़ा सा अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को पता होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में कुछ लिस्ट शेड्यूल्स लगाई हुई हैं। उस शेड्यूल्स में सब्जेक्ट्स जो है डिनोमिनेट किए हुए हैं कि किस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है, किस सब्जेक्ट पे कौन लॉ नहीं बना सकता है। तो एक एसेंशली 3 लिस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है अपनी। तो उन तीनों लिस्ट में से जो अपनी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में एंट्री 3 ऑफ लिस्ट 3 दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे जो है दोनों को राइट है, सेंटर को भी राइट है कानून बनाने का और स्टेट को भी राइट है कानून बनाने का। और इसी की जो है जो नेक्स्ट लिस्ट है जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसकी एंट्री 9 है जिस 7 शेड्यूल की, जिसमें सेंटर को एक्सक्लूसिव राइट है कि किसी भी लॉ को वो बना सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये बेसिक से कुछ डिफरेंसेज हैं छोटे से कि जो है जो हमारे प्रिवेंटिव जो डिटेंशन होती है और अरेस्ट होती है उसके बीच में है। जो प्यूनिटिव डिटेंशन इसे हम अरेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर होता है। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो किसी अफेंस के लिए कमिट करने के लिए होता है। अफेंस पहले कमिट हो जाता है, फिर उसको हम सज़ा दिलाने के लिए
उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करते हैं, इसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। और जो दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो किसी को प्रिवेंट करने के लिए होता है, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ताकि वो फर्दर जो है किसी ऑफेंस को कमिट ना करे जो है सॉरी। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो ऑर्डिनरी लॉ होता है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे और कोई एक्ट हो, स्पेशल एक्ट हो, उससे गवर्न होता है। जो अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक लॉ होना जरूरी है, उसी स्पेसिफिक लॉ के तहत वो जी गवर्न होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, फर्दर जाने से पहले हम लोग की डिटेल में जाएं कि पिट एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, उसके प्रोविजंस वगैरह क्या हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, 2 लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जजमेंट आपको इसी आर्टिकल पे मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक राइट है जो क्रिएट करता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो खासतौर पे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 के बीच में दिए गए हैं। जो 7 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम लोगों को गारंटी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तो कुछ ऐसे राइट्स हैं इनमें जिनको बेसिक राइट्स कहते हैं, जिन नेचुरली ह्यूमन बीइंग के रूप में जो मिले हुए हैं, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तब भी वो राइट्स अपने आप में अवेलेबल हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट जो है। तो ये 2 लाइन का जो आर्टिकल वो ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका जो एक एक वर्ड है जो इस पूरे आर्टिकल में अपने आप में यूज हुआ है, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। इसका जो एक एक वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है, इस एक एक वर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट के आपको अलग अलग बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाएंगे और इसके सारे वर्ड्स को इंटरप्रेट किया गया है। इसमें नो पर्सन वर्ड अलग इंटरप्रेट हुआ है कि कौन पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, डिप्राइव्ड को अलग अपने आप में इंटरप्रेट किया गया, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो वर्ड है ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है इंटरप्रेटेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैं इसलिए आर्टिकल 21 से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक राइट है जो है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक इस बैलेंस को नहीं समझेंगे कि एक तरफ ये जो है आम आदमी है, जो है कोई भी एक जनरल पर्सन है, उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हीं राइट्स को लेने के लिए कुछ अलग से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 22 खास तौर पे ये कहता है कि कैसे किसी राइट को, जो पर्सनल लिबर्टी का राइट है, उसको कर्टेल किया जा सकता है। सॉरी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, जो आर्टिकल 21 है जो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसका सीधा सीधा हिंदी में मतलब होता है कि किसी के जीवन को और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है उसको जो है बगैर किसी प्रोसीजर के, प्रोसीजर कौन सा है कि जो लॉ द्वारा एस्टेब्लिश है, उस चीज़ को हम छीन नहीं सकते, उस चीज़ को ले नहीं सकते। ये गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन जहां किसी राइट दिया गया है तो राइट के साथ साथ में उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शन आर्टिकल 22 में है, वो एक्सेप्शन इसी आर्टिकल में अपने आप में दिए गए हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं जिन्होंने वो उन जो है एक्सेप्शंस को अपने आप में एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो बेसिक जो फंडामेंटल राइट है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे लिए जो है अपने आप में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अर्थात लॉ के द्वारा कोई प्रोसीजर होना चाहिए जो कि एस्टेब्लिश होना चाहिए। लॉ कौन बनाएगा? या तो संसद बनाएगी या विधानसभा बनाएगी। तो दोनों को ही राइट है कि विधानसभा भी जो है लॉ बना के उस चीज़ का जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को कर्टेल कर सकती है और संसद भी जो है उस चीज़ को लॉ बना के कर्टेल कर सकती है। तो इसी राइट का यूज करते हुए ये पिट एनडीपीएस एक्ट है जो अपना 1988 का है, वो अपने आप में पास किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो आर्टिकल है ये सबसे ज़्यादा जो है अपने आप में इंटरप्रेटेड आर्टिकल है। इस पे आपको इतने सारे जजमेंट मिल जाएंगे, इवन जितने भी राइट्स
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमको गारंटी किए गए थे, उन गारंटीड राइट से भी कई ज़्यादा गुने राइट जो है इस आर्टिकल की वजह से, जो आर्टिकल 21 है उसकी वजह से हमें मिले हुए हैं। जैसा कि राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं था, लेकिन इस आर्टिकल 21 की जो है जो इंटरप्रिटेशन थी उसकी वजह से जो है हमें राइट टू प्राइवेसी का एक वो मिला हुआ है। ऐसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन कहीं भी गारंटीड नहीं थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन राइट टू एजुकेशन भी आज एक फंडामेंटल राइट है बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 21। तो सारे जजमेंट सारे उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा जो लिमिटेड फोकस है वो केवल पिट एनडीपीएस है, लेकिन आपको पूरा एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है 2 जजमेंट्स केवल जो है डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, फिर हम पिट एनडीपीएस पे अपने लोग वापस आ रहे हैं उस चीज़ पे। एक जजमेंट था 1950 का, ये ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, और दूसरा जजमेंट था मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑफ 1978। ये दोनों जजमेंट मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब 1950 में ये जजमेंट आई थी और जो 1978 में जो जजमेंट मेनका गांधी की आई थी, तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1950 में जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया और 1978 में जब इंटरप्रिटेशन किया तो उसमें ज़मीन आसमान का दोनों चीज़ों में अंतर आ गया। 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 21 का जो है जिस समय इंटरप्रिटेशन कर रहा था, उसने कहा था कि आर्टिकल 21 के अलावा जो भी आर्टिकल हैं वो अपने आप में साइलोज हैं, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, चाहे वो आर्टिकल 15 हो, चाहे वो आर्टिकल 19 हो, चाहे वो आर्टिकल 24, 25, 29 हो, ये अपने आप में साइलोज हैं, इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। और किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो इस बेसिस पे हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो फंडामेंटल राइट जिस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया गया है उसके अलावा वो किसी दूसरे का भी वायलेशन करता है। जैसे आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19 के साथ उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। तो इसमें जो ए.के. गोपालन जी थे, इनको जब बंद कर दिया गया था तो इन्होंने इस बेसिस पे ही चैलेंज किया था कि ये ना केवल हमारा आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, बल्कि आर्टिकल 19 है जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, उसका भी वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सारे राइट्स अलग अलग हैं, अलग अलग साइलोज में हैं, हम इसको इस तरीके से जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और जो वर्ड है जो यूज हुआ है आर्टिकल 21 में कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये कोई भी प्रोसीजर, एक बार संसद ने कानून पारित कर दिया तो हम उस कानून की गहराई में नहीं जाएंगे कि वो सही था, वो गलत था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, नहीं वैलिड था। एक बार प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो गया, दैट्स ऑल जो है। लेकिन जब मेनका गांधी का जजमेंट आया 1978 में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 1978 में जब जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर व्यू को कंप्लीटली चेंज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है सारे आर्टिकल्स को ये नहीं कह सकते कि वो अपने आप में साइलोज में हैं, अपने आप में अलग अलग तरीके से जीवित हैं। उन्होंने कहा कि ये इंटरकनेक्टेड हैं और एक आर्टिकल की वैलिडिटी दूसरी आर्टिकल के बेसिस पे भी चेक की जा सकती है। आर्टिकल 21 आपसे कहता है कि जो है सॉरी कि जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 19 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो ये कहते हैं कि इन चीज़ों के बेसिस पे जो है जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा इन दोनों चीज़ों को जो है हमें एक साथ में इंटरप्रेट करना होगा और इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हमें करना होगा ताकि ये ना लगे कि सारे आर्टिकल्स अलग अलग वो कर रहे हैं। केवल इसलिए आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अपना जितने भी लॉ हैं, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन दोनों आर्टिकल्स का जिक्र जरूर आता है, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 का, क्योंकि बेसिकली इन्हीं दोनों राइट्स का, इन्हीं दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ये जो आर्टिकल 21 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी प्रिवेंटिव लॉ की बात करेंगे, चाहे वो पिट एनडीपीएस हो, चाहे वो टाडा हो, चाहे वो पोटा हो, चाहे वो एनएसए हो, चाहे इससे पहले जो मीसा हो जो बहुत पहले रिपील हो गया है अब जो है। तो इन सारे जिस भी जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे तो इस आर्टिकल 21 का जिक्र जरूर आएगा। इसके जो इनिशियल 3 क्लॉजेज हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ये रिलेटेड नहीं है अपने जो है उससे प्रिवेंटिव लॉ से, लेकिन इसके आर्टिकल के जो सब क्लॉजेज 4, 5, 6 एंड 7 ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो कि ये कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फॉलो होनी चाहिए अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना है।
आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ला रहे हैं जो कि इनिशियली पास हुए, जिनकी लाइफ बहुत ही कम रही है, लेकिन अपना पिट एंड डीपीएस जो एक्ट है वो 1988 से लेकर वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल जो अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उनमें से एक है जो पिट एंड डीपीएस एक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी इनकी लाइफ बहुत कम रही है, खासतौर पर जैसे मीसा आया, मीसा चला गया, पोटा आया, पोटा चला गया, टाडा आया, टाडा चला गया। तो जितनी सारी चीज़ें, जितने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है कि वो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 21 में कुछ सेफ गार्ड दिए गए हैं उन सेफ गार्ड्स को पूरी तरीके से कंप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उन्हीं पे डायरेक्टली आते हैं। लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए इसके जो क्लास 1 है, क्लास 2 है एंड क्लास 3 है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है अपने उससे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के। लेकिन इन जनरल नॉलेज के लिए आर्टिकल जो 22 है उसका क्लॉज 1 कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, कि कोई भी चाहे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की बात नहीं कर रहा है ये, अभी केवल अरेस्ट की बात कर रहा है कि जब भी किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं तो उसका पहला राइट होता है कि उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि भैया क्यों पकड़ लिया हमको, जो है क्यों पकड़ के ले जा रहे हो। तो पहला उसका राइट ये है कि उसको जो है ग्राउंड्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। As soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be detained the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। ये दूसरा फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी किया गया है कि आप पकड़ लो, ठीक है, प्रोसीजर बना दिया, ठीक है, आप उसको ले जाओ, सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, हमने आईपीसी के किसी ऑफेंस के लिए उसको पकड़ लिया है। लेकिन दूसरी चीज ये गारंटी करता है कि एक तो आप उसको बताएंगे कि क्यों पकड़ लिया, और दूसरा उसके चॉइस का जो लीगल प्रैक्टिशनर होगा जिससे वो अपने केस को डिफेंड कराना चाहता है, उसके लिए आप उसको नहीं रोकेंगे। तो ये दो चीजें जो हैं ये आर्टिकल 22 का सब क्लॉज गारंटी करता है, सब क्लॉज 1 गारंटी करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। इसका दूसरा जो क्लॉज है वो कहता है कि 24 आवर्स में, कई बार हम लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं कि 24 घंटे में क्यों पेश करना है हमको, अरेस्ट कर लिया, ठीक है, 24 घंटे की चीज कहाँ से आती है। सीआरपीसी में भी ये मेंशन्ड है कि 24 में जो है उसको पेश करना पड़ेगा आवर्स में। लेकिन ये जो राइट है एमिनेट कहाँ से होता है, कहाँ से आ रहा है, ये आर्टिकल 22 है जो ये गारंटी करता है। चाहे वो कोई भी ला हो, चाहे वो आईपीसी का ऑफेंस हो, चाहे वो जो है किसी और चीज का ऑफेंस हो, लेकिन किसी भी ऑफेंस में उसको 24 आवर्स में पेश करना ही करना पड़ेगा। और कोई भी लॉ इसके अगेंस्ट में नहीं बन सकता, अगर बनेगा भी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं होगी। तो 24 आवर का सेकंड जो क्लॉज जो है वो गारंटी करता है। इसका थर्ड क्लॉज है वो सिंपल से कहता है कि ऊपर के जो क्लॉजेज हैं वो दो चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, कि अगर कोई एनिमी कौन होता है, जब लड़ाई चल रही है दो कंट्रीज के बीच में, बाहर डिक्लेयर्ड है, उस समय किसी को पकड़ लिया, एनिमी डिक्लेयर कर दिया, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि 24 आवर में पेश किया जाए। और दूसरी चीज, अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में पकड़ा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर किसी आदमी को हमने पकड़ रखा है तो उसको भी जो है ये राइट जो 24 आवर्स का है ये अवेलेबल नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं होगा कि हम किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाके 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करें। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं यहाँ से जो मेन स्टार्टिंग है अपनी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में, जो है जो आर्टिकल 21 कुछ चीज़ों की कहता है, प्रोसीजरल सेफ गार्ड जो है वो यहाँ से शुरू होते हैं। इसके क्लाजेस 4, क्लाजेस 5, क्लाजेस 6 एंड क्लाजेस 7 जो है कहते हैं, जो कि कुछ चीज़ों को गारंटी करते हैं कि किसी भी कानून को, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो इसका क्लास 4 ये कहता है कि नो लॉ providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 3 महीने तक आप उस आदमी को बगैर किसी एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाए हुए बंद रख सकते हो, अगर उस कानून में प्राविधान है। नॉर्मली होता हर किसी में है, जैसे पिट एंड डीपीएस में भी है कि 3 महीने तक अगर डिटेंशन का ऑर्डर कर दिया है जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उसने, तो 3 महीने तक उस आदमी को आप बंद कर सकते हो। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा उस आदमी को बंद रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, वो इसके नीचे के 2 सब क्लॉजेज बताते हैं। पहला कहता है, इन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर हैव बीन और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention,
provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any period beyond the maximum period prescribed by any law made by parliament. इसका सीधा सीधा सा क्रक्स है, 2 लाइन का जो है, कोई भी आदमी जो हाई कोर्ट का जज है या जज होने की काबिलियत रखता हो या फिर जो है जज रहा हो हाई कोर्ट का, वो इसका मेंबर होगा एडवाइजरी बोर्ड का। कितने लोगों का एडवाइजरी बोर्ड होगा? 3 लोगों का एडवाइजरी बोर्ड होगा। और जब तक ये एडवाइजरी बोर्ड जो है हाँ नहीं कर देता है, तब तक किसी भी आदमी को 3 महीने से ज़्यादा आप बंद नहीं रख सकते हैं। आपको 3 महीने के बाद उस आदमी को छोड़ना ही छोड़ना होगा। लेकिन अगर ये हाँ कर देता है, बोर्ड ये कहता है कि हाँ डिटेंशन ऑर्डर ठीक था, तो उस आदमी को जो है मैक्सिमम लिमिट जो उसकी होती है वहाँ तक आप बंद रख सकते हो। और पिट एनडीपीएस में वो मैक्सिमम लिमिट 1 साल की है। पहले ये 2 साल की भी थी, कुछ केसेस में इसका सेक्शन 10 था जो कि खास तौर पे पंजाब और राजस्थान के कुछ बॉर्डर एरियाज पे एप्लीकेबल होता था। लेकिन 99 के बाद में उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ क्लॉज 10 का। तो इस समय जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 ईयर है कि आप 1 साल से ज़्यादा जो है पिट एनडीपीएस में किसी आदमी को इस एडवाइजरी बोर्ड के बावजूद भी जो है इसने अगर किसी चीज़ को जो है वो हाँ कर दी है, इसके बावजूद भी आप उस चीज़ के लिए बंद नहीं रख सकते जो है। इसका जो क्लॉज भी है वो कहता है such person is detained in accordance with the provisions of a law made by the parliament under subsection clause A, B of clause 7। ये सीधा सीधा ऊपर के जो क्लॉजेज हैं उनकी बात करता है। जो क्लॉज 5 जो आर्टिकल 21 का जो क्लॉज 5 है वो कहता है कि when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may communicate such person the ground for which or order has been made and shall afford the earliest opportunity of making a representation against the order। देखिए जो सब क्लॉज इसका आर्टिकल 22 का 5 है वो 2 चीज़ों की बात करता है कि एक तो आपको उसको ग्राउंड्स बताने होंगे। ग्राउंड्स कितने दिनों में बताने होंगे? ग्राउंड्स आपको उसको 5 दिन के अंदर अंदर बताने होंगे। जिस दिन भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर होता है आप उसको ऑर्डर सर्व कराते हैं, उस बंदे को अरेस्ट करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं, अरेस्ट वर्ड यूज होता है कि जिस दिन भी आप उसको डिटेन करते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर आपको बताना होगा कि किस बेसिस पे आप उसको डिटेन करते हो। और ये पीरियड मैक्सिमम 15 डेज का हो सकता है। 15 डेज का कब हो सकता है? जब सफिशिएंटली कॉज आपने उसको बता रखा हो कि जो है डिले का, कि 5 दिन में आपने उस आदमी को क्यों नहीं बताया, उस चीज़ के डिले के ये ग्राउंड थे, उसको मैक्सिमम आप जो है 15 डेज तक जो है कर सकते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको बताना होगा। तो 5 दिन से 15 दिन के बीच में आपको उसको बताना होगा कि किस ग्राउंड पे आपने उसको प्रिवेंटिवली डिटेन कर रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी देनी होगी रिप्रेजेंटेशन की। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण राइट है। हालांकि पिट एनडीपीएस एक्ट में इस रिप्रेजेंटेशन का जो राइट है जो आर्टिकल 22 में दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, तो हमें उसकी अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी होगी। अगर नहीं देंगे हम उसको तो ये अपने आप में इसी ग्राउंड पे हमारा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होगा। कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है उस आदमी को अपॉर्चुनिटी आपको देनी है, रिप्रेजेंटेशन देना है नहीं देना है ये उस आदमी का काम है कि वो देना चाहे तो दे सकता है। उसका रिलेटिव भी जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि जिस आदमी को आपने डिटेन कर रखा है उसका राइट तो है ही है, साथ साथ में उसके रिलेटिव का भी राइट है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये इंटरप्रिटेशन से देखिए, इंटरप्रिटेशन सॉरी देखिए कई बार आप लोग सरप्राइज होते होंगे कि जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लिखी गई हैं उस चीज़ के बारे में भी हम लोग खासतौर पे लीगल फील्ड के लोग कहते रहते हैं ये भी राइट है या ये चीज़ दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। तो आर्टिकल 141 है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले या कभी आपको थोड़ा सा वो जिज्ञासा हो इस बारे में जानने की तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो 2 तरीके के कानून होते हैं। एक तो कानून जो हमारी विधायिका बनाती है, संसद बनाती है, या फिर जो है हमारी विधानसभाएं जो पारित करती हैं। दूसरा ये भी एक सोर्स है लॉ का जो है अपने आप में कि जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो किसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने या किसी चीज़ को हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया तो जो इंटरप्रिटेशन है अगर वो रेशियो है, अगर उसी चीज़ पे उस मुद्दे पे उस चीज़ की वो दी गई है तो वो अपने आप में भी कानून होता है। जब तक
उसको विधानसभा या जब तक उसको संसद दोबारा से पलट नहीं देती है या उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई कानून नहीं बना देती है, तब तक वो अपने आप में एक वैलिड कानून है जो है। तो किसी चीज में ऐसी आर्टिकल 22 के जो सब क्लॉज 5 है, इसकी इंटरप्रिटेशन में ये भी कह रखा है कि ना केवल उसका राइट होगा बल्कि उसके रिश्तेदार का भी राइट होगा कि वो भी चाहे तो इंटरप्रिटेशन, जो भी चाहे तो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इसका क्लॉज 6 है, वो कहता है नथिंग इन क्लास 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग इन सच ऑर्डर एज रेफर्ड टू इन दैट क्लास टू डिस्क्लोज फैक्ट विच सच अथॉरिटी कंसीडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। मान लीजिए आईबी ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फर्दर आपने जो है अपना नेटवर्क डेवलप किया है, अपनी चीज़ें डेवलप की हैं, उस आदमी का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर आपने बाद में कर रखा है। तो जो आईबी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें आपको बतानी होंगी। मैं आईबी का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी जो है इस तरीके की कोई भी एजेंसी, मान लीजिए आप ही की कोई इंटरनल किसी एजेंसी ने दे रखा है, तो उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका डिसीजन है, ये आपको डिसाइड करना है कि किन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है, किन फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन जिन फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करना है उसके बारे में आपको रीजनिंग देनी होगी कि आप क्यों नहीं उसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। बाकी सारे फैक्ट्स आपको उस एक्यूज को बताने होंगे। इसका नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 7, वो कहता है पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोस्क्राइब्ड इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है कि एडवाइजरी बोर्ड होगा, एडवाइजरी बोर्ड के सामने उसको रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए अब हम आते हैं, सॉरी थोड़ा सा टाइम इस चीज़ में वेस्ट हो गया क्योंकि एक जो पूरा ओवरऑल ओवरव्यू था वो देना भी जरूरी था कि कहाँ से ये सारे राइट्स आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 22 है वो क्या कहता है उस चीज़ में। पिट एनडीपीएस एक्ट पे आने से पहले पिट एनडीपीएस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 1988 का एक्ट है, जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा। तो उस समय तक 1988 तक कोई भी जो है स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो कि खासतौर पर नारकोटिक्स को लेकर डील करता हो, क्योंकि नारकोटिक्स एक्ट भी जो है 1985 में आया था। 88 का एक्ट है, तो 1985 से जो पहले था वो ओपीएम एक्ट में कुछ चीज़ें डील होती थी, कुछ चीज़ें और एक्ट्स में अलग अलग डील होती। तो नारकोटिक्स के लिए भी कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था और नारकोटिक्स के केसेस में इन्वॉल्व एक्यूज के प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी कोई कानून उस समय तक नहीं था। तो ये पहली बार था जब ये 1988 में इस चीज़ का कानून लेके आया गया था। इससे पहले हम लोग कोफी पोसा में जो है उस चीज़ को डील किया करते थे, जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 का एक्ट था। तो जिसकी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होती थी वो उसको कोफी पोसा में करते थे। ये एक्ट अभी भी है, अभी भी वैलिड एक्ट है, कुछ चीज़ों के अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कोफी पोसा में होती है जो है। कुछ लिमिटेशन थी इस कोफी पोसा एक्ट की जिसकी वजह से जो है हमको ये पिट एनडीपीएस लेके आना पड़ा था, क्योंकि कोफी पोसा में केवल उन्हीं लोगों का जो कि डायरेक्टली स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, केवल उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता था, बाकी लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं हो सकता था। मान लीजिए कोई फाइनेंसर है इस चीज़ का, डायरेक्टली डील नहीं करता है, डायरेक्टली स्मगलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि ये इन्वॉल्व है एनडीपीएस के केसेस में, ये पीछे से बैठ के फाइनेंसिंग कर रहा है, पैसे लगा रहा है, लोगों को इस चीज़ के लिए करवा रहा है और बाद में उस चीज़ का बेनिफिट भी ले रहा है, तो कोफी पोसा में आप उस चीज़ के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए ये एक्ट लाया गया था जिसको पिट एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैबिनेट कमेटी थी जो एक बनाई गई थी, कैबिनेट कमेटी को इस चीज़ को करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी जो उस समय तक एक्चुअली 1985 से 1988 का ऐसा पीरियड था कि काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही थी। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए एक तो ये हुआ था 85 में एक्ट लाया गया था एनडीपीएस का, और 88 में जो है कैबिनेट कमेटी ने रिकमेंड किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ये पिट एनडीपीएस एक्ट लाया गया था। पहले इसका ऑर्डिनेंस आया 4 जुलाई 1988 को और इसके बाद में संसद ने इसको पास कर दिया। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर होती है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी जो है किसी कानून को बना सकते हैं अगर इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी में कानून लाया गया था 4 जुलाई 1988 को, एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया था और 2 महीने के बाद में उसी चीज़ पे संसद ने कानून पारित कर दिया था, जिसके बाद ये पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 से आ गया था। तो इसको जो है पीछे से वैलिडिटी है 4 जुलाई 1988 से लागू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
देखिए नॉर्मल जो लॉ है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो है, ये हमको उन्हीं एक्टिविटी के लिए डील करें जहां नॉर्मल लॉ से हम किसी एक्यूज के बारे में डील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है अपने आप में कि आप कानून में नहीं जा रहे हैं, आपको 3 महीने की पावर है, आपने किसी को उठाया 3 महीने के लिए बंद कर दिया, नॉर्मल प्रोसीजर हम लोग फॉलो नहीं करें, तो ये उस चीज़ के लिए नहीं है। उनके लिए जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिनको हम नॉर्मल लॉ से डील नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं आ रही है उस तरीके की जहां हम उस चीज़ को बुक कर पाएँ, तो उस चीज़ों सबके डील करने के लिए स्पेसिफिक एक्ट लाया गया था। ये अपना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैंड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, कुछ एडिशनल मेजर्स को टैकल, ड्रग ट्रैफिकिंग और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को टैकल करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए पहले ही बता चुके हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमको कि इसके ऑब्जेक्ट है, रीजंस क्या थे, सभी को पता होगा आप लोगों की। जो भी एक पास होता है उसकी अपने आप में प्रीम्बल होती है, तो प्रीम्बल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस बताए जाते हैं कि एक्ट क्यों लाया जा रहा है, क्यों नहीं लाया जा रहा है, इस सारी चीज़ों का जिक्र रहता है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि किन लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन हमें करना है, कब प्रिवेंटिव डिटेंशन हमें करना है, कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है और कैसे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है। ये 4 बड़ा बेसिक से सवाल हैं जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहली चीज को हम लोग डील करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज रिसोर्टेड टू अगेंस्ट पर्सन इंगेज्ड इन इलिसिट ट्रैफिक। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, इसी एक्ट की लैंग्वेज है जहां से हमने इसको कॉपी किया हुआ है कि जो आदमी इलिसिट ट्रैफिक में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट का यूज किया जा सकता है। और इसी एक्ट की जो सेक्शन 2E है वो इस चीज को डिफाइन करता है कि इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या होती है। तो इलिसिट ट्रैफिकिंग की जो है इसमें ओपिनियन, जो इसमें डेफिनेशन दी गई है वो कहती है कि कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, पॉपी, कैनाबिस और कोका प्लांट, engaging in the production, manufacture, possession, sale, purchase, transportation, warehousing, concealment, use or consumption, import, interstate import into India, export from India, transshipment of narcotic, drugs, psychotropic substances, etc. Next slide, please. Financing directly or indirectly of any such activities. देखिए, this is very much important. He is not directly involved in the offense otherwise, but he is involved in the financing directly or indirectly. Then such type of people can also be booked under this PIT NDPS Act. Awaiting or conspiring in the furtherance or in support of doing such activity. हार्बरिंग पर्सन इंगेज्ड इन सच एक्टिविटी, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई बंदा चंडीगढ़ से दिल्ली जाता है, दिल्ली में एक उसने ठिकाना बना रखा है छिपने का, जो है कि हम इस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ छिपेंगे, यहाँ से चरस लेके जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, इस आदमी के यहाँ छिपेंगे, और उस आदमी को भी नॉलेज है कि ये जो है चंडीगढ़ से जो है चरस लेके आता है, तो ऐसे आदमी को भी हम पिट एनडीपीएस में बुक कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्मल जो एक्ट है हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसमें हमारे पास एविडेंस इस चीज़ की ना हो, क्योंकि उसके पास से रिकवरी नहीं होगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पिट एनडीपीएस एक्ट में एक अगर उसके खिलाफ एविडेंसेस अवेलेबल हैं, एविडेंसेस किस तरीके के, मान लीजिए सफिशिएंटली आपके पास कॉल डिटेल्स हैं, उसकी व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसकी सीडीआर है उस आदमी की आपके पास में, जो ये प्रूव करती है कि ये बंदा 10 बार चंडीगढ़ से दिल्ली गया और 10 बार उसी घर में ठहरा, और इसके खिलाफ जो दूसरा बंदा है उसके खिलाफ नहीं, जिसके यहाँ ठहर रहा है, जो दूसरा बंदा है उसके खिलाफ चंडीगढ़ में 3 केस ऑलरेडी इस चीज़ के रजिस्टर्ड हैं, और मोडस ऑपरेंडी उसकी यही है कि दिल्ली जाता है, चंडीगढ़ से चरस लेके जाता है, इस आदमी के घर में छिपता है और इसके बाद में फिर वापस चला आता है, तो उस आदमी को भी हम इस एक्ट में बुक कर सकते हैं। हैंडलिंग और लेटिंग प्रोमाइसेस इन द कैरिंग ऑफ सच एक्टिविटी, जैसा मैंने पहले ही बताया, जिस घर में रुकता है उस घर के मालिक को भी हम इस चीज़ में बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑर्गेनाइजर, पहला सवाल जो मैंने कहा कि किस कंडीशन में उसको बुक किया जा सकता है, इलिसिट ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो आता है हु कैन बी डिटेन अंडर द पिट एनडीपीएस एक्ट, कि किसको किसको डिटेन किया जा सकता है। वो एक ब्रॉड कैटेगरी थी, थोड़ी सी उसका लिमिटेड स्कोप उस चीज का बताया गया है। ऑर्गेनाइजर, फाइनेंसर, देयर एजेंट्स हु ऑर्गेनाइजेज थिंग फ्रॉम बिहाइंड द सीन,
habitual or organized illicit traffickers caught red-handed with narcotic drugs and psychotropic substances, licensed cultivators. This is also important. I don't know whether in Punjab and Haryana whether this cultivation is allowed or not, but certain areas in UP and certain areas in Rajasthan, this cultivation is licensed by the CBN and they are licensed cultivators, and later on they embezzle the opium produce of this cultivation. So such type of people can also be booked under this act. Persons indulging in illicit cultivation of opium poppy in some areas, I don't know, in Punjab, I don't think such type of areas are there, but some hilly areas are there in Himachal Pradesh and some other states, in northeastern state, where this type of illicit cultivation is also done, which we are usually destroying if any information comes to us. So these persons can also be booked under the PIT and DPS Act. Next slide. The next question which comes to our mind is, who can pass such type of order? Who can pass the preventive detention order? And the reply is that central government or any officer of central government not below the rank of a joint secretary. State government or any officer of state government not below the rank of a secretary. These two categories are there. First category, sorry. The first category is central government or any officer of central government not below the rank of joint secretary, state government or any officer of state government not below the rank of a secretary. The officer has to be specifically empowered for this purpose by the central government or by the state government. If officer is of the level of joint secretary in central government, then he has to be authorized by the central government. But if the officer belongs to the state government, then he has to be having the status of secretary of that state, of any department, and he has to be specifically empowered by the state government. The authority has to be satisfied that a person, this is the satisfaction of that detaining authority. Actually, two words which are very much important in this PIT and DPS Act, that is detaining authority, and second word is who is proposing, sponsoring authority and detaining authority. Who is the sponsoring authority? We are the sponsoring authority. Either state police or narcotics control bureau, CBN, or any other agency which is sponsoring. And second is the detaining authority. These two words are very much important, that who is the detaining authority and who is the sponsoring authority. The authority, the authority has to be satisfied that a person who may be Indian or foreigner. There is no difference if the activity is found in our country. If we are having otherwise sufficient evidences against available, then whether he is Indian, whether he is foreigner, both can be booked under this PIT and DPS Act. The authority has to be satisfied that a person who may be the Indian or foreigner need to be prevented from engaging in illicit traffic in narcotics, drug and substances act. The satisfaction has to be of that particular person who is authorized by the central government or by the state government. If he is satisfied, then whether he is Indian, he is foreigner, he can be booked under the PIT and DPS Act. But we have to sponsor, we have to move the proposal for such purpose. We have to collect the evidences, we have to produce the same before the preventing authority. Next slide, please. If order has been made by the state government or officer of the state government, then the state government shall send a report in this regard within 10 days to the central government. This is a mandatory provision here in the PIT and DPS Act, that if the order has been made by the state government or any officer who is empowered by the state government, then within 10 days, report has to be sent to the central government for the detention of that particular person. Sorry. Ground of detention shall be communicated to the detainee as soon as may be after detention, ordinarily within 5 days. जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब हम लोग आर्टिकल 22 को डिस्कस कर रहे थे कि कुछ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनको अगर एक्ट में नहीं भी है तब भी हमको फॉलो करना है,
अगर एक्ट में नहीं है तो उस बेसिस पे अगर कोई चैलेंज करता है तो नॉर्मली जो है उस एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है, कुछ समय तक जब तक चैलेंज नहीं किया जा रहा है तब तक उसकी लाइफ रहती है। जैसे पोटा और टाटा के बारे में था कि जब तक चलता रहा था तो चलता रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट तक गई तो लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपील करना उस चीज़ को पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन थे जो आर्टिकल 22 के अगेंस्ट में थे। तो वो इसी चीज़ पे आ जाता हूँ, उसी आर्टिकल 22 का जो मैंडेट है उसी को यहाँ पे वो किया गया है। इफ ऑर्डर हैज बीन मेड बाय ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनू विद इन 5 days। Only in exceptional situation the grounds of detention may be served not later than 15 days। 5 दिन में बताना है नॉर्मली आपको, 5 दिन में नहीं बता पाते हैं तो 15 दिन में बताना है, लेकिन 15 दिन की इस लिमिट को किसी भी सिचुएशन में क्रॉस नहीं किया जा सकता कि 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कोई भी आदमी जो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो इसी बेसिस पे हमारा ऑर्डर अपने आप में इलीगल हो जाएगा और डिटेंशन के जो आदमी है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो 15 दिन में अगर बता रहे हैं तो रीजन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों डिले हुआ 5 दिन से। नॉर्मली हमको 5 दिन के अंदर अंदर उसको बता देना पड़ेगा। दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 22(5), वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 22(5) में आर्टिकल में है, इसी वजह से हमको ये करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिटेंशन ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज ए वारंट ऑफ अरेस्ट। इसको बहुत ज़्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्टेट पुलिस से ही जो लोग हैं सभी को पता है कि वारंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो इस चीज़ की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसका जो पिट एनडीपीएस का ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को भी ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाता है जैसे हम वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, कि जो आदमी जहां मिलेगा जैसे मिलेगा हम उसको पकड़ लेंगे, उठा के जो है उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में जेल में बंद कर देंगे कंसर्न उसके जो है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाई ऑर्डर द प्लेस एंड कंडीशन ऑफ डिटेंशन ऑफ डिटेन्यू। ये सेक्शन 5 है जो पिट एनडीपीएस एक्ट का कहता है। जरूरी नहीं है कि उस आदमी को जेल के अंदर ही बंद रखा जाए, कोई दूसरी जगह को भी जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि अलग अलग वर्ड नहीं यूज करना चाहते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का केस है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उससे इसके बारे में जो है एक ऑर्डर के द्वारा जो है स्पेसिफाई कर सकता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस होंगे उन अक्यूज को जेल में बंद रखना है या उन अक्यूज को कोई स्पेसिफिक और जो है जगह जो है हमें इस चीज़ की तलाश करनी है जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं टेम्पररी जेल के रूप में कि वहाँ पे जेल बंद रखना है। और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सारे रूल्स और जो रेगुलेशन जो है वो बना सकते हैं कि इनका अगर वायलेशन होता है वो वायलेशन भी अपने आप में पब्लिकेशन अपने आप में पनिशेबल है। कि कई बार होता है कि कितने लोग मिलेंगे उससे, कितने टाइम के बीच में मिलेंगे उस आदमी से, मिलेंगे तो किस टाइप के मिलेंगे, तो उस सारी चीज़ों के बारे में एक बुक कर, क्योंकि ये जेल मैनुअल से गवर्न नहीं होता है इसीलिए इसके बारे में अलग से प्रोविजन किया जा सकता है। डिटेन्यू में बी रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक ही स्टेट के अंदर में एक जगह से उस आदमी को दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। एक जेल में बंद है दूसरी जेल में ले जाया जा सकता है, एक डिटेंशन सेंटर में है दूसरे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर उसे स्टेट के बाहर ले जाना है तो उस चीज़ के लिए जिस स्टेट में आप ले जा रहे हैं उसकी परमिशन लेनी आपको पड़ेगी। आपको अपने स्टेट में ले जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्टेट से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो उस कंसर्न स्टेट की आपको लेनी पड़ेगी। ये सेक्शन 5 है एनडीपीएस एक्ट का, पिट एनडीपीएस एक्ट का, जो इस बारे में जो है प्रोविजन करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो ऑर्डर होता है, डिटेंशन ऑर्डर जो होता है, तो डिटेंशन ऑर्डर में कई बार होता है क्या है, एक ही ग्राउंड नहीं होता है, एक से बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स होते हैं। जैसे हमने 10 ग्राउंड दे रखे हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, ये फाइनेंसिंग भी करता है, ये कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है उस चीज़ के लेके, ये अपने घर का भी यूज़ कर रहा है। तो अगर 10 ग्राउंड दिए गए हैं तो 10 ग्राउंड में से मान लीजिए कोई एक ग्राउंड जो है डिटेनिंग अथॉरिटी या जो है जो एडवाइजरी बोर्ड है लेटर ऑन उसको पाता है कि ये इस चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं था, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देता है, नहीं भाई ये अब तुम्हारा ग्राउंड अपनी जगह पे सही नहीं है। लेकिन जो बाकी ग्राउंड होंगे तो इन्होंने कहा ये सेवरेबल होंगे, जो है अलग अलग होंगे सारी चीज़ों में, कि एक के अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाने से
एक के नॉन सेटिस्फेक्शन हो जाने से वो ऑर्डर जो है वो अपने आप में इलीगल नहीं हो जाएगा, वो ऑर्डर अपने आप में वैलिड रहेगा। वो ग्राउंड हो सकता हो या ना हो, लेकिन बाकी अगर कोई ग्राउंड, एक भी ग्राउंड अगर ऐसा कोई बचता है जो कि वैलिड ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर हमारा सर्वाइव करेगा, वो ऑर्डर हमारा इलीगल नहीं होगा। हो सकता है उसका एक ग्राउंड हमारा लीगली वैलिड हो या ना हो, इसको सेवरेबिलिटी का वो कहते हैं। ये हमारा सेक्शन 3 कहता है has to be made on 2 or more grounds in order to be deemed to have been made on each ground separately। तो ये presume किया जाएगा कि हर ग्राउंड को अलग अलग लिया गया है, तो उनमें से एक उसको निकाल देने से पूरा ऑर्डर अपने आप में इनवैलिड नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है जो कि हमारे प्रैक्टिकली उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने डिटेंशन का ऑर्डर करवा दिया किसी के अगेंस्ट में और वो आदमी भाग जाता है, तो क्या करोगे? तो उस चीज के लिए जो है यहाँ पे प्रोविजन किया गया है, सेक्शन 8 है इसका, पिट एंड डीपीएस एक्ट का, जो ये कहता है कि अगर आदमी भाग गया है कोई बात नहीं, जिस एरिया का वो रहने वाला था, जो उसका नॉर्मल जुरिस्डिक्शन पड़ता है जिस मजिस्ट्रेट के सामने में, वहाँ पे हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे। हमें कहेंगे कि ये पिट एंड डीपीएस में हमने इसका इस तरीके से प्रपोजल दिया था, इसका डिटेनिंग अथॉरिटी ने डिटेंशन ऑर्डर कर दिया और ये बंदा जो है अब भाग गया है। उस कंसर्न मजिस्ट्रेट को ये पावर होगी कि उस आदमी को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देने की, और 82, 83, 84, 85 के प्रोसीडिंग, जिसके बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आप सारे लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ये कब होती हैं, कैसे होती हैं, क्या इनके चीज़ें हैं, कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में जो है कहाँ पब्लिश करना है, अखबार में पब्लिश करना है, घर पे उसके छपवाना है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। कहने का पर्पज ये है केवल कि इसको जो है अगर भाग भी जाता है आदमी, डिटेंशन ऑर्डर के बाद आपको नहीं मिल रहा है, आप उसको वारंट की तरह एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, 82, 83, 84, 85 की प्रोसीडिंग हम उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे आल्सो नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर बिफोर सच ऑफिसर। एक तो ये प्रोसेस हो गया कि हम वहां पे गए, मजिस्ट्रेट से कहा कि हमारा बंदा था, भाग गया है, इसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर है, आप 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम उसको ऑफिशियल गजेट में जो है उसको नोटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा था, ये हमारा भाग गया, अब ये एब्सकॉन्डर हो गया है, और इसको इस पर्टिकुलर पीरियड का जो है जो टाइम फ्रेम है उसको वो दिया जाता है कि इतने दिनों में ये आके हमारे सामने अपीयर हो जाए। अगर वो बंदा अपीयर नहीं होता है तो इसका जो नॉन अपीयरेंस है वो भी अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि पनिशेबल है 1 साल तक की पनिशमेंट के लिए। ये सेक्शन 8 है पिट एंड डीपीएस एक्ट का, जो इस बारे में प्रोविजन करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इसके बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल जो 22 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेम रिप्रोड्यूस्ड है वो यहाँ पे भी जो है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है गारंटी उसको दी गई है। तो एडवाइजरी बोर्ड होगा, कौन मेंबर होंगे इसको एडवाइजरी बोर्ड के, या तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, या सुप्रीम कोर्ट का जज रहने की काबिलियत रखता हो। 3 चीज़ें हैं कि इनमें से तीनों में से किसी में क्वालिफाई करता हो तो वो जो है उस चीज़ का मेंबर हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो सिटिंग जज होता है वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, बाकी 2 और उस चीज़ के मेंबर होते हैं। और वो मेंबर इस चीज़ पर देखते हैं कि जो डिटेंशन ऑर्डर था वो डिटेंशन ऑर्डर वैलिड है कि नहीं है। अगर डिटेंशन ऑर्डर वैलिड है तो 3 महीने से लेकर 1 साल तक हम उसे किसी भी पीरियड के लिए बंद रख सकते हैं। लेकिन अगर वो मना कर देता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फोर्थ हमें उसको रिलीज करना होगा एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस के बाद में। नेक्स्ट प्लीज। देखिए पहले भी हम लोग उसी चीज पे हैं कि नो डिटेंशन ऑर्डर शैल बी ऑथराइज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। आर्टिकल 22 कहता है कि लॉ में जो है पीरियड प्रेस्क्राइब करना होगा। पिट एंड डीपीएस एक्ट में 1 ईयर का जो है प्रेस्क्राइब पीरियड है। पहले ये 2 इयर्स का भी था, मैंने आपको बताया कि उस चीज़ पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि 2 साल तक के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन वो 99 के बाद वो प्रोविज़न जो है एक्सटेंड नहीं हुआ, वो टेम्पररी प्रोविज़न था। वो खास तौर पे कोस्टल एरियाज के लिए था, जो पंजाब और पाकिस्तान की जो लगती है, राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमाएँ लगती हैं, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए पर्टिकुलर एरियाज को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया था कि वहाँ में अगर कोई एक्टिविटी पाई जाती है उसके लिए बंद कर सकते हैं 2 साल के लिए। लेकिन वो अब एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हमने उसको
डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो अब पीरियड कितना है, 1 साल तक का पीरियड है जिसको मैक्सिमम किसी आदमी को बंद कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 9 ऑफ पेटेंट डीपीएस है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी बोर्ड, वो पहले ही मैं आपको जो बता चुका हूँ। सेल में रेफरेंस टू द एडवाइजरी बोर्ड, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कितने दिनों में करना है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 5 हफ्ते में 5 वीक्स में हमको जो है एडवाइजरी बोर्ड को डिटेंशन ऑर्डर जिस दिन से हुआ है उस दिन से 5 हफ्ते के अंदर अंदर हमको जो है एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपने मामले को ले जाना है। और एडवाइजरी बोर्ड को जो है विद इन 11 वीक्स जो है उस चीज़ पे कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अगर इन 5 से 11 के बीच में जो है नहीं लेता है कोई भी डिसीजन एडवाइजरी बोर्ड, तो इस ग्राउंड पर नॉर्मली हाई कोर्ट चले जाते हैं लोग, हाई कोर्ट से जो है हमारा ऑर्डर जो है वो क्वेश हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 5 हफ्ते के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड के सामने उस चीज़ को लेके हमको जाना है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अगर एडवाइजरी बोर्ड ने जो है कह दिया कि हाँ ऑर्डर ठीक था अपनी जगह पे, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको जो है उस जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि जो 1 साल का पीरियड है कि हम मैक्सिमम पीरियड तक ही उसको बंद रखें। ये हमारा डिस्कशन है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि उस 1 साल के अंदर अंदर कोई भी पीरियड हम कर सकते हैं। उसको हम कर सकते हैं 7 महीने सफिशिएंट है, 8 महीने सफिशिएंट है, 9 महीने सफिशिएंट है, जितना भी हम चाहें उस चीज़ को बंद कर सकते हैं। लेकिन 1 ईयर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो हमारा डिस्कशन है कि उस 1 साल के अंदर अंदर कितना पीरियड डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, रिवोकेशन का कुछ प्रोविजंस हैं इसमें। डिटेंशन ऑर्डर में बी रिमोक्ड और मॉडिफाइड एट एनी टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज बीन मेड बाय एन ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस बाकी चीज़ें नॉर्मल है कि जो जिसने ऑर्डर किया है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिवोक कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ ये एक्स्ट्रा पावर है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रिमार्केबल डिफरेंट है। बाकी नॉर्मल वो है कि जिसने ऑर्डर किया है, जिसने डिटेन उसे करवाया है, वो चाहे तो वापस भी ले सकते हैं रिवोक। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आप इसमें टेक्निकल थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। यहाँ जो वर्ड हुआ वाई द स्टेट गवर्नमेंट इफ हैड बीन मेड बाई एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उस डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है और ऑफिसर एम्पावर्ड है उसका क्या मतलब है। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है नॉर्मली जो डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो माना जाता है कि जो जिस एक्ट को डील कर रहा होता है तो कहा जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। अगर ऑफिसर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का भी है उसको एम्पावर्ड कर दिया गया तो वो एम्पावर्ड ऑफिसर कहलाता है। तो डिफरेंस में हमें नहीं जाना है टेक्निकल। उसमें नॉर्मली जो गवर्न कर रहा होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जो गवर्न कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में इस एक्ट को, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही कोई जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो कि डिटेनिंग ऑफिसर होता है। तो ज़्यादा टेक्निकल उसमें हमें नहीं जाना है। रिवोकेशन शैल बी नो बार टू मेक अनदर डिटेंशन। अगर एक बार आपने रिवोक कर लिया तो ये कोई अपने आप में बार नहीं है कि आप दोबारा से प्रपोजल उसका नहीं दे सकते। ठीक है, आपने किसी वजह से देखा कि हमारा ऑर्डर नहीं है, नहीं टिक पाएगा एडवाइजरी बोर्ड के सामने, हमने रिवोक कर लिया, प्रॉपरली हमने प्रिपेयर किया, सारी एविडेंसेस गैदर की, तो दोबारा भी हम स्विच को कह सकते हैं। तो ये कोई अपने आप में बार नहीं है कि दोबारा हम उसको नहीं कर सकते अगर हमने रिवोक कर लिया। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, जैसे राइट होता है कि बहुत सारे कन्विक्टेड पर्सन को ही फर्लो पे छोड़ते हैं हम लोग कि फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि ये फर्लो पे इतने दिन बाहर जाएगा फिर दोबारा से अंदर आ जाता है। सेम उसी तरीके का प्रोविजन यहाँ पे भी है। टेम्पररी रिलीज है, इसका सेक्शन 13 जो है उस चीज़ को कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पीरियड के लिए जो है जो उस 1 साल का टोटल पीरियड है उसमें कुछ बीच में जो है अंतराल देके 15 दिन के, 10 दिन के, 15 जितने दिन के लिए भी चाहे तो उसको टेम्पररी रिलीज कर सकता है। लेकिन इस चीज़ के लिए उसे एक बॉन्ड भरना होगा विद श्योरिटी के साथ में कि मैं वापस अपने आप को सरेंडर करूंगा जो है उस चीज़ के लिए। फेलियर टू सरेंडर विदाउट सफिशिएंट काज इज पनिशेबल अप टू 2 ईयर। देखिए, 2 साल की सजा है उस चीज़ के लिए। मान लीजिए एक बार आपने छोड़ दिया टेम्पररी उस चीज़ के लिए, वो चला गया बंदा, दोबारा नहीं आता है, आपको पकड़ के लाना पड़ता है उस चीज़ को, उस एक्यूज को, और वो सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि उसने क्यों नहीं सरेंडर अपने आप को किया। तो ये पनिशेबल है, काउंटेबल ऑफेंस है जो कि 2 साल तक की इसकी सजा है। सेक्शन 13(5) इस बारे में क्लियरली उस चीज़ को कहता है। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोटेक्शन है जो कि हमारे ऑफिसर्स को दिया गया है। मान लीजिए आपने किसी का प्रपोजल बनाया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, डिटेनिंग अथॉरिटी उस चीज़ को एग्री कर गई, उसने डिटेन कर दिया, बंदा बंद रहा 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, जितने दिन के लिए। एडवाइजरी बोर्ड के सामने हमारा मामला नहीं टिक पाया, वो एक्यूज छूट गया।
लेटर ऑन मान लीजिए वो आपके खिलाफ डिफेमेशन के लिए आ जाता है कि इस आदमी ने तो हमारी पूरे एरिया में बदनामी कर दी या हमारा फाइनेंशियल नुकसान कर दिया कि 3 महीने तक हम बंद रहेंगे। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है आप लोगों के लिए है कि कोई भी ऑफिसर जो कि जिसने भी चाहे वो प्रपोजल मूव किया हो, चाहे वो डिटेनिंग ऑर्डर जिसने दे रखा हो या अदरवाइज उस पूरे प्रपोजल में इन्वॉल्व रहा हो, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी सूट or other legal proceedings shall lie against the central government or a state government officer. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person. जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा उसके अगेंस्ट में कोई भी जो है सूट या प्रोसीडिंग नहीं लाई जा सकती। जो है नेक्स्ट प्रोसीडिंग देखिए, ये जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसके अगेंस्ट हमने पिट एनडीपीएस एक्ट का प्रपोजल लेके आए हैं, डिटेनिंग का ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में हो गया है, तो उसके साथ साथ में उस आदमी के अगेंस्ट में चैप्टर 5 ये है, प्रोसीडिंग कैन बी अगेंस्ट इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सन एज वेल एज हिज रिलेटिव्स फॉर द फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट सेशन में जो आफ्टर पोस्ट लंच जो सेशन है उसमें इस चीज़ को हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस एस्पेक्ट पे ज़्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन केवल इतना है कि जिसके खिलाफ आपने डिटेनिंग ऑर्डर कर दिया है एक बार में जो है, तो उसके खिलाफ सर ओनली 5 to 10 मिनट सर मैं कंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये कुछ मेन ग्राउंड्स हैं, थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास, मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता था लेकिन मैंने इनिशियली उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था। लेकिन ये कुछ मेन ग्राउंड्स हैं जिनको बहुत जल्दी से मैं आपको जो है बता देता हूँ किन किन ग्राउंड पे एक्चुअली मैंने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट एनालाइज किए थे जब ये इसके लिए पीपीटी में बना रहा था। तो उनमें से कॉमन पॉइंट्स कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए थे जिनकी वजह से हमारे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर हैं वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाते हैं या एडवाइजरी बोर्ड के सामने जाके फेल हो जाते हैं। तो पहला जो ग्राउंड था उसमें इनऑर्डिनेट डिले बिटवीन द लास्ट प्रीजुडिशियल एक्टिविटी एंड द पासिंग ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर। देखिए, जब भी हम प्रपोजल मूव कर रहे हैं पिट एनडीपीएस एक्ट का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 11 महीने पहले कोई आदमी इन्वॉल्व रहा था और उस 11 महीने पहले की एक्टिविटी को लेके हम जो है कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं, तो वो प्रपोजल नहीं ठहरेगा। उसकी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, उसकी जो इलीगल एक्टिविटी है और जो हमारा प्रपोजल है उसके बीच में टाइम लैग नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा जो है। जो दूसरा जो वो है मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या आदमी जो जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी बंद है, क्या उसके खिलाफ हम प्रपोजल लेके आ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी जल्दी छूट जाएगा, उसकी मान लीजिए बेल की हेयरिंग चल रही है, आपको लग रहा है ये बेल पे छूट जाएगा, बाहर आएगा, फिर उसी तरीके के प्रोसीडिंग्स जो है शुरू करेगा, तो उन चीज़ों के लेके हम उसके खिलाफ जो है पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो है प्रपोजल मूव कर सकते हैं और ऑर्डर करवा सकते हैं उसके खिलाफ सर पे। इस पर 2-3 जजमेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने कहा, इसी स्लाइड में है, अगर आप लोग चाहिए तो स्लाइड किसी से ले लीजिएगा। यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोगों को जो चाहें तो उनको स्लाइड की कॉपी एक दे दी जाए, ताकि पूरी मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, लंबी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ों कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसकी कॉपी ले लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो काम आएंगी कभी पिट एनडीपीएस का अगर आप प्रपोजल मूव कर रहे होगे तब। तो जो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में आदमी बंद है तो उसके खिलाफ भी पिट एनडीपीएस का लेके आया जा सकता है प्रपोजल, उसको भी डिटेन कराया जा सकता है। इस एस्पेक्ट पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा। जो नेक्स्ट रीजन है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाइल पासिंग द डिटेंशन ऑर्डर। देखिए, आपके लिए नहीं है, ये डिटेनिंग अथॉरिटी के लिए है। आपने सारी एविडेंसेस कलेक्ट की, आपने प्रपोजल मूव किया, लेकिन डिटेनिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि उसने आपकी सारी एविडेंसेस को जो है इंडिपेंडेंटली जो है उसने एग्जामिन किया, अपना माइंड अप्लाई किया है, तो ये ऑर्डर जो है आगे जाके एडवाइजरी बोर्ड में या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहर पाता है। तो उसके ऑर्डर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जो भी आप लेके आए एविडेंसेस जो है उन सारी एविडेंसेस को उसने गो थ्रू किया है, इसके बाद में अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते ही उसने ऑर्डर किया है। केवल साइक्लो स्टाइल ऑर्डर नहीं है कि आप लेके गए और उसने जो है आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर दे दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनड्यू डिले इन कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन, मैंने पहले भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है रिप्रेजेंटेशन देने का, इसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए दे दिया आपने 6 महीने तक, उसका रिप्रेजेंटेशन ही कंसीडर नहीं किया, तो ये भी अपने आप में ग्राउंड होता है उसके ऑर्डर को बाद में चैलेंज करने के लिए। सक्सेसिव डिटेंशन ऑर्डर, मान लीजिए 3 महीने तक आपने जो है कहीं लेके ही नहीं गए उसको एडवाइजरी बोर्ड के पास,
3 महीने तक आपने किया, 3 महीने बाद ऑर्डर रिवोक कर लिया, फिर नया ऑर्डर किया, फिर आपने रिवोक कर लिया, और ऐसे उसको 1 साल तक आपने मालूम पड़ा बंद रखा है बगैर जो है उसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाए हुए। तो ये भी अपने आप में एक ग्राउंड होता है उस सारे ऑर्डर्स को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर देने की। नॉन सप्लाई या डिलेड सप्लाई ऑफ आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, केवल उन डॉक्यूमेंट को छोड़ के जो डॉक्यूमेंट आप कहते हैं कि सीक्रेट नेचर के हैं या उसको अदरवाइज हम नहीं सप्लाई कर सकते हैं। अगला ग्राउंड है मटेरियल फैक्ट नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी। मान लीजिए डिटेनिंग अथॉरिटी को आपने बताया ही नहीं कि इस आदमी की जो है ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है, और आपने उसकी जो है वहाँ पे जो है जो प्रपोजल मूव किया उसमें उस फैक्ट को सप्रेस कर लिया। तो ये भी अपने आप में ग्राउंड होता है जब भी चैलेंज होता है कि आपको सारे फैक्ट बताने डिटेनिंग अथॉरिटी को जो उसके इसमें जो है उस समय तक अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेन्यू बाय एन अथॉरिटी अदर देन द अथॉराइज फॉर दैट पर्पज। मान लीजिए उसने किसी भी, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अगर कोई अथॉरिटी को इस तरीके की अथॉरिटी को वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेज देता है जो उसको कंसीडर करने के लिए जो है अपने आप में अथॉराइज नहीं है, और उसने उसको कंसीडर किया, वो कंसीडर तो कर सकता है लेकिन कोई ऑर्डर उस पर नहीं कर सकता, तो ये भी अपने आप में ग्राउंड होता है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ही उसके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करे। अगर किसी दूसरे आदमी के सामने चली जाती है जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं, तो उसको वो ट्रांसफर कर देनी चाहिए उस कंसर्न बंदे के सामने में। अनएक्सप्लेन डिले ये भी अपने आप में एक ग्राउंड है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए अब मैं इन सारे जजमेंट्स के उसमें और बाकी चीज़ों के उसमें नहीं जाऊंगा जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में, नहीं तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा किल होगा। मैं आपको 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट आप लोगों को देता हूँ इस चीज़ के लिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। एडवाइजरी बोर्ड के पास 5 वीक्स में पहुंचना चाहिए, तो वो क्या उसमें मतलब कंफ्यूजन सी है क्या? मतलब नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। देखिए उसको ग्राउंड्स जो हैं, जैसे मान लीजिए आदमी को आपने पकड़ लिया, जो है डिटेनिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया, आपने एक प्रपोजल मूव किया, डिटेनिंग अथॉरिटी ने उस प्रपोजल पे ऑर्डर कर दिया कि हाँ ठीक है आपका प्रपोजल अपने आप में ठीक है, आपने ले जाके उससे वारंट की तरह एग्जीक्यूट कराया, बंदा पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया, तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको ग्राउंड बताने होंगे कि क्यों आपने डिटेनिंग अथॉरिटी ने उसको ऑर्डर किया था, क्या ग्राउंड थे जिनके बेसिस पे वो ऑर्डर हुआ। नहीं, वो 5 दिन की बात नहीं कर रहा सर, मैं एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने पहले बोला था कि 10 दिन के बीच वो मैं आता हूँ गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, फिर आपने बोला 5 वीक्स के उसमें वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। मैं दोनों चीजों आपको बताता हूँ। 5 दिन में आपको ग्राउंड बताने हैं उसके, वो मैक्सिमम आप 15 दिन तक ले जा सकते हैं कि अगर आपके पास रीजनिंग अवेलेबल है। दूसरी चीज है कि एडवाइजरी बोर्ड के सामने, तो एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपको इस पूरे मामले को, ये डिटेनिंग अथॉरिटी का ऑर्डर था, ये बंदा यहाँ बंद है, ये हमारा प्रपोजल है, इस सारी चीजों को आपको एडवाइजरी बोर्ड के सामने 5 हफ्ते में ले जाना होगा। एडवाइजरी बोर्ड उसको 11 हफ्तों में जो है उस पर कोई ना कोई, वो 10 दिन वाली बात है वो क्या है वो बताइए एक बार। वो 10 डेज में आपने कहा था ना कि गवर्नमेंट के पास ऑर्डर पहुंचने चाहिए। हाँ नहीं, वो दूसरी चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज पे भी आता हूँ। आप जो चीज के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लीजिए स्टेट की किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया हुआ है, देखिए दोनों अपने आप में गवर्नमेंट को एम्पावर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर्ड है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने पास किया हुआ है तो उस ऑर्डर की कॉपी जो है, उस ऑर्डर की इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 दिन के अंदर देनी होगी स्टेट गवर्नमेंट। देखिए 2 अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो है, एक स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसको भी पावर है डिटेनिंग की जो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है। सेंट्रल एजेंसीज हैं, नॉर्मली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करती हैं, स्टेट जो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं वो स्टेट में जो एम्पावर्ड एजेंसी है वो उसको जो है अप्रोच करती हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट पुलिस है, चाहे वो हिमाचल की हो, चाहे वो पंजाब की हो, या फिर चंडीगढ़ यूटी की हो, तो ये अपने यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट की एम्पावर्ड जो है अथॉरिटी होगी, डिटेनिंग अथॉरिटी, ये उसको अप्रोच करेंगे। तो उसने अगर कोई ऑर्डर कर रखा है डिटेंशन का, तो उस ऑर्डर की कॉपी, उस ऑर्डर की इंटीमेशन 10 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी कि हाँ हमने इस बंदे को डिटेन कर रखा है पिट एनडीपीएस एक्ट में। केवल इतना। एक जो सेक्शन 3 में पिट एनडीपीएस में लिख रखा है कि 10 दिन के बीच जो ऑर्डर पहुंचने चाहिए, मतलब पहुंच जाते हैं वहां पे, ऑर्डर गवर्नमेंट पास कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज 10 दिन के बाद वो जो है ऑर्डर जो भेजेंगे हमारे वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, और जो डिटेंशन ऑर्डर जो नहीं रहेंगे वो डिटेन नहीं कर सकेंगे उसको। नहीं, सेक्शन 3 में बोला पिट एनडीपीएस में। नहीं, पिट एनडीपीएस में स्पेसिफिक इस चीज के बारे में प्रोविजन है कि डिटेनिंग अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर कर दिया है एक बार में, तो वो ऑर्डर 3 महीने तक अपने आप में वैलिड रहेगा। 3 महीने के अंदर अंदर
3 महीने के अंदर अंदर हमको जो है, जो 3 महीने नॉर्मली जो होता है कि हमको एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाते हैं, तो 3 महीने के तक उस चीज को मैक्सिमम एक्सटेंड कर सर सकते मैं सेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ, जो सेक्शन 3 पिट एनडीपीएस में लिख रखा है 10 डेज की कंडीशन है, आप एक बार देख लीजिएगा ड्यूरिंग लंच टाइम, हैं। तो उसके बाद अगर क्लियर कर दीजिए। उसमें ये लिख रखा है कि 10 दिन के बीच बीच अगर ऑर्डर जो है उसके ऊपर नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो है उसकी नहीं, वो डिटेंशन। तो अभी आपका प्रपोजल ही है ना भाई, आपने प्रपोजल दिया है, प्रपोजल पे किसको वो लेना है, डिसीजन किसको लेना है, डिटेनिंग अथॉरिटी को लेना है। तो डिटेनिंग अथॉरिटी अभी प्रपोजल की स्टेज पे, बंदा तो अंदर है नहीं, अभी बंदा तो बाहर ही है। आपका प्रपोजल गया डिटेनिंग अथॉरिटी को, डिटेनिंग अथॉरिटी को उस चीज पे डिसीजन लेना है। डिटेनिंग अथॉरिटी ने अगर कोई एक बार डिसीजन आपको ले लिया है उस चीज पे, आपने बंदे को बंद कर दिया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपको, उसमें 10 दिन और 5 दिन का मुझे नहीं लगता कोई शायद होगा, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं एक बार लंच में देख लूंगा देख दोबारा। लीजिएगा, हाँ सेक्शन 3 में है। कोई और क्वेश्चन प्लीज। ਸਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਇਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उसके बाद थोड़ा सा टाइम की हमारे पास कमी थी, इसी स्लाइड में नीचे जो है हमने दे रखा है, एक हमारा एक्चुअली अलग से एक ऑर्डर है जो कि एनसीबी ने निकाला हुआ है, हमारी एसओपी टाइप की है कि क्या क्या चीजें देखनी होगी जब आप पेटेंट डीपीएस का कोई वो कर रहे हैं। उसमें स्लाइड में हमने नीचे दिया हुआ था, लेकिन टाइम की थोड़ी लिमिटेशन थी इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो कहेंगे तो इसकी स्लाइड की आपको कॉपी हम दे देंगे जो है उस। हाँ, यह एसओपी जो हमारी 2020 की एक एसओपी है, वो एसओपी हम शेयर करें, बहुत ही बढ़िया एसओपी बनी हुई है। वो उसमें सारी चीजें डूज एंड डोंट्स भी हमने लास्ट में लिख रखे हैं कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। चेक लिस्ट एक दी हुई है कि लास्ट में जब आप प्रपोजल मूव कर रहे हो तो चेक लिस्ट में से चेक भी आपको कर लेना है कि ये चीजें आपने कर रखी हैं कि नहीं कर रखी हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं इस चीज की कॉपी या जो 2020 का आपका जो एसओपी हमारी है वो जरूर शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? सर एक ਜਿਹੜਾ पॉपीएस्क जिससे बरामद होता है उसका क्या केस तैयार कर सकते हैं जी? किस चीज का? पॉपीएक्स। हाँ, वो तो किसी चीज में हमने कहा, इवन उसको इस एक्सटेंट तक अगर फाइनेंसिंग भी कर रहा है, हार्बरिंग भी कर रहा है, आप तो कह रहे हो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर उसको पॉपी हस्क का वो कर रहे हो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस चीज के लिए। वो तो अपने आप में एनडीपीएस में अफेंस है, अगर अफेंस नहीं भी है, वो केवल फाइनेंसिंग कर रहा है, केवल हार्बरिंग कर रहा है, तो उसका केस भी बना सकते हो। ਸਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪॉपीएक्स ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 FIR ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ करना, ਇਹਦੇ बारे नहीं, ਦੱਸੋ जी। नहीं, देखिए ये बिल्कुल कंफ्यूजन है, इसको दिमाग में मत रखिए। ये जरूरी नहीं है कि उस आदमी के खिलाफ कोई ऑलरेडी एनडीपीएस एक्ट का केस हो, केवल उसी को हम बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको सफिशिएंट एविडेंस गैदर करनी है कि ये आदमी जो इस सारे पैरामीटर्स हैं इनमें फिट बैठता है, फाइनेंसिंग कर रहा है, हार्बरिंग कर रहा है, पीछे से चीजों को कर रहा है। एविडेंस आपको गैदर करनी है, एनडीपीएस एक्ट का केस होना जरूरी नहीं है। I think we can take rest of the questions after the lunch. It's already, we are getting delayed. Yes, So I'd like to thank the speaker for this enlightening session, and we'll all proceed to lunch now and reassemble back at 2:50 p.m. Thank you. All the delegates, please go for the lunch from back side, left side gate. Please, thank you. One more thing, there will be an attendance after the lunch session. Ji, please, thank you.
ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਰੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਾਜੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ